नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आपका स्वागत करता हूं मैं चिट्ठी मीडिया हिंदी पर। आज हमारे साथ जो शख्सियत है जी। वे प्रतिभा के धनी हैं। नाम है आपका अजीत सिंह। अपने समर्थकों के बीच में दद्दा के नाम से भी मशहूर हैं। आप पहलवान भी हैं, लेखक भी हैं, आपने किताबें भी लिखी हैं और हर मुद्दे पर, लगभग हर उस मुद्दे पर जिस पे लोग आमतौर पर बोलने से बचते हैं, अजीत सिंह जी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और तथ्यात्मक रूप से हर चीज का ये वर्णन करते रहते हैं। तो इनके लाखों फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर भी और फिर सोशल मीडिया पर भी काफी लोग पसंद करते हैं। तो आज हमसे बातचीत करेंगे अजीत सिंह जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। थैंक यू सौरभ जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है आपका? बढ़िया बढ़िया, एकदम फिट है, टनाटन है जी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। आप थैंक देखिए यू। पहलवान रहे हैं, पहलवानी का आपने कोचिंग भी दी है और एक पहलवान को लेकर के खबर आई पिछले दिनों, जिसने एक पहलवान को जो कभी तिरंगा लेकर के घूमा करता था, जिसने जिसे कभी सारा देश अपनी शान समझ रहा था, वो पहलवान क्रिमिनल बन गया। पुलिस पीछे पड़ी, गिरफ्तारी हुई। मैं बात कर रहा हूँ सुशील कुमार जी की। जी। तो क्या पूरा घटनाक्रम रहा, क्यों ये सब हुआ और क्या ये होना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? एक रेसलिंग की दुनिया में एक मुझे लगता है बहुत बुरा प्रभाव डालेगा ये। तो क्या मानते हैं आप? मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और इतना बड़ा सितारा हमारा, इतना बड़ा स्पोर्ट्स आइकन अगर इस प्रकार के आरोपों से घिर जाए तो सबको निराशा होती है। और ये निराशा सिर्फ कुश्ती जगत में ही नहीं है, सारे स्पोर्ट्स जगत में है। और ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और मुझे लगता है कि इससे बचा जा सकता था। चलिए, जो देखिए, इस घटना से मैंने एक ही सीख लिया है कि अब तक जो हुआ सो हुआ। हमें अगर हम इससे, इस घटना से आगे के लिए सीख नहीं लेते हैं तो ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और मैंने इस घटना से यही सबक लिया तब कि आगे से हमें अपने सारे स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज हैं, वो किन लोगों से मिल रहे हैं, और कहीं कोई उनका मिसयूज तो नहीं कर रहा है। हमें अपनी आंखें, कान, नाक, हमें बहुत जागरूक रहना होगा। हमें आंखें खोल के रहना होगा। मैं मैं आपसे आपको एक जी जी मैं ना आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जी किसी जमाने में 80s के दौरान जलंधर में एक स्पोर्ट्स कॉलेज हुआ करता था, गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स कॉलेज था। और वो हमारे इंडियन स्पोर्ट्स का पावर हाउस था। और उस स्पोर्ट्स कॉलेज जलंधर ने एक से एक बढ़िया अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निकाले। पर फिर कुछ सालों बाद वो उसका पराभव हो गया और अब वहां से नेशनल लेवल की तो बात छोड़ दीजिए, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का खिलाड़ी भी नहीं निकलता। तो एक बार ना मैं उस कॉलेज में गया था। तो मैंने वहां के कोचेस से पूछा कि ये वही महान स्पोर्ट्स कॉलेज है जिसने इतने बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा किए, तो आखिर अब इसको किसकी नजर लग गई? तो उन्होंने कहा जी, 80 के दशक में हुआ ये कि एक बार एक मंत्री जी की कोई स्थानीय रैली थी, एक स्थानीय पॉलिटिशियन की। तो उन्होंने कोच साहब से, जो वहां के थे, उनसे बोला कि यार मैं गाड़ी भेज रहा हूँ और अपने हॉस्टल के सभी बच्चों को आप हमारे यहाँ भेज दो और खाना मेरी तरफ से रहेगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम उनको पॉलिटिकल रैली में ले जाएंगे। तो साहब वो रैली जो हुई, वो रैली के बाद उन्होंने बच्चों के लिए बहुत बढ़िया खाने पीने का इंतजाम कर रखा था। तो खिलाड़ी बड़े खुश हुए, 100-150। अब हुआ क्या सब कि एक नेताजी को 150 लोगों की भीड़ जुटानी थी। उस भीड़ में 150 लोग हॉस्टल से आ गए। बच्चों को ये लगा कि हम साहब बहुत बढ़िया खाना पीना खा के चले गए। उनके लिए एक पिकनिक हो गई। पर साहब उसके बाद धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला हो गया। और फिर बच्चों ने इसी तरह, पॉलिटिशियंस उनको मिसयूज करने लग गए, धीरे धीरे गैंगस्टर्स भी मिसयूज करने लग गए। अंत में उस इतने नामी गिरामी संस्थान का इतना पराभव हुआ कि अब वहां कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का भी प्लेयर नहीं निकलता। तो साहब, ये हमारा जो सिस्टम है ना, ये इस तरीके से हमारे यूथ को मिसयूज करता है, बरगलाता है, मिसगाइड करता है, गलत रास्ते पे ले जाता है। तो साहब, जब वो पहली बार
बच्चों का मिसयूज हुआ था ना, अगर उसी दिन अगर कोई रोक देता ना तो शायद बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। जी। चलिए साहब, देर आए दुरुस्त आए, आज भी अगर हम इस घटना से सबक लेते हैं और भविष्य के लिए चिता जाते हैं तो आई थिंक इतना ही बहुत है। क्या हाँ, लगता अगला है प्रश्न पूछिए। कि कुश्ती का जो भविष्य है देश में सुरक्षित है? हाँ देखिए, कुश्ती का भविष्य सुरक्षित है, और ये ऐसी ऐसी घटनाओं को मैं वन ऑफ इंसिडेंट मानता हूँ। पिछले 10-15 सालों में भारतीय कुश्ती ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। आज भारतीय कुश्ती का स्टैंडर्ड इतना हाई है कि इस देश में आज की तारीख में नेशनल चैंपियन होने का मतलब है कि उस लड़के का एशियन गेम्स में भी मेडल आएगा। जो आदमी इंडिया में आज नेशनल चैंपियन है वो कल एशियन गेम्स में भी पदक देगा, और ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पदक देगा। इंडिया का रेसलिंग का स्टैंडर्ड इतना हाई हो चुका है, बस हमें इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना है और इन छोटी मोटी घटनाओं से विचलित नहीं होना है। हाँ, हमें अपने बच्चों में, अपने पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत है कि डिसिप्लिन से कोई कंप्रोमाइज कहीं भी न किया जाए। हम यहाँ पहलवानी करने आए हैं, हमें अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए, हमें इधर उधर नहीं देखना है। जी। बस डिसिप्लिन पे पूरा फोकस रखिए। जी। अजीत जी, मैं आपसे अब अगले सवाल की तरफ रुख करूंगा। आप योगी आदित्यनाथ पर खासे मेहरबान रहते हैं, उनकी नीतियों को, उनकी कार्यशैली को आप अक्सर सराहना करते रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी योगी आदित्यनाथ को लेकर के पिछले दिनों बहुत तरीके की बातें की गई कि एक अमुक आईएएस हैं जिनको इस्तीफा दिलवा करके विधान परिषद भेजा गया है। मोदी जी उनको गृह मंत्री बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का, लेकिन योगी जी को ये मंजूर नहीं है। इन दोनों लोगों में एक खटपट चल रही है और योगी जी को हटाने की बात चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को हटा करके किसी और को सीएम बनाया जाएगा। अगला चुनाव के नेतृत्व में बीजेपी लड़ने से डर रही है। तो कितनी सच्चाई देखते हैं इन बातों में, और क्या आपको लगता है कि योगी को रिप्लेस करके किसी नए चेहरे को लड़ाने से उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी दोबारा जीतेगी? नहीं नहीं, ये इस प्रकार की अफवाहें किसने उड़ाई? जिन लोगों ने उड़ाई उनकी क्या औकात है, क्या स्टैंडिंग है भारतीय समाज में, आप मुझे बताइए ना। ये आपको याद होगा, ये जो पिछले दिनों कांग्रेस की जो टोलकिट आई थी, उसमें ऐसे ऐसे जुमले छोड़े गए थे कि मिसिंग शाह एंड साइडलाइंड राजनाथ सिंह। तो उसमें तो कहा गया था कि आप हर अपनी बातचीत में, संबोधन में मिसिंग शाह, कि कोरोना के समय में शाह, अमित शाह इज मिसिंग, और राजनाथ सिंह को साइडलाइन कर दिया गया। ये तो टूल किट के जुमले हैं सब। और मतलब योगी को हटा के किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वो एक कल तक वो आईएएस ऑफिसर थे और आज उनको सीधे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मतलब आपको लगता है क्या ये इन बातों में कोई तथ्य हो सकता है? और आप एक बात बताइए ना, जो संगठन पूरे देश में राज कर रहा है, 18 या 19 राज्यों के चुनाव जीत चुका है, उसको इतनी भी अकल नहीं है कि आपको लगता है कि किसको हटाना है और किसको बैठाना है, कौन देश में कितना लोकप्रिय है, कौन समाज में कितना लोकप्रिय है, कौन राज्य में कितना लोकप्रिय है? आपको क्या लगता है कि संघ में जो लोग बैठे हैं या बीजेपी का जो संगठन है उसको इतनी भी जानकारी नहीं है? आपको ऐसा लगता है? एक बात बताऊं एक आपको, एक, एक आप बड़े 2012 जी जी 2012 और 13 में योग मोदी जी जो है ना, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त देश की प्रबल जनाकांक्षा थी कि मोदी जी ही अगले प्रधानमंत्री बने। ये देश चाहता था, जनता चाहती थी। बीजेपी में एक बहुत स्ट्रांग लॉबी थी जो नहीं चाहती थी, पर प्रबल जनाकांक्षा के सामने उस लॉबी को झुकना पड़ा और 2014 के चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा भाजपा को घोषित करना पड़ा। क्योंकि जो जनाकांक्षा होती है ना, उसको आप किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। और एक बात बता दूं आपको, 2012 और 13 में मोदी जी जितने लोकप्रिय थे, आज उतने ही लोकप्रिय सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में योगी जी हैं। और भारत की जनता ने यह मान लिया है कि मोदी जी के बाद, जब भी मोदी जी रिटायर होंगे, उसके बाद योगी जी को ही देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और ये जनाकांक्षा सिर्फ यूपी की नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा से और मिजोरम और मेघालय से लेके और सौराष्ट्र तक और
कच्छ तक और पूरा कन्याकुमारी तक। आपको मालूम है आज केरल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन है? योगी जी हैं। तो इतनी प्रबल जन आकांक्षा को बीजेपी इग्नोर कैसे कर सकती है? आपको लगता है बीजेपी इतनी मूर्ख है? तो ये सब ये कागजी अफवाहें, ये लेकिन एक टूल बात किट की अफवाहें हैं। कि बिना बिना आग के तो धुआं उठता नहीं, कुछ तो बात नहीं होगी। ये धुआं बस वही तो उठ रहा है। कहाँ? अच्छा, ये धुआं कहाँ उठा? सोशल मीडिया के 4 पोर्टल्स पे। एक बड़े पत्रकार हैं अजीत आप अंजुम, बताइए ना, ये धुआं आखिर कहाँ उठा? एक बड़े पत्रकार हैं अजीत अंजुम, इन्होंने भी इस पे एक बाकायदा वीडियो बनाया और बताया। अजीत अंजुम? जी हाँ। अजीत अंजुम बड़े पत्रकार हैं? अजीत अंजुम पत्रकार हैं भी, यूट्यूबिये बन के रह गए सर। आप देख लीजिएगा, थोड़े दिन बाद टिकटॉक बनाएंगे अजीत अंजुम। अजीत अंजुम को आप पत्रकार मानते हैं? और बड़े पत्रकार? अच्छा सर, थोड़ा सा जानकारी सुधारिए। अजीत अंजुम जैसे पत्रकार आजकल हर गली में 3 हैं। जो एक अजीत अंजुम से बड़े पत्रकार तो हमारा वो आजमगढ़ वाला उल्लू टीवी वाला है, उसको ज्यादा लोग सुनते हैं। आपको मालूम है? अजीत अंजुम को आप पत्रकार मानते हैं? जी। और अजीत अंजुम जैसे लोग अब डिसाइड करेंगे कि यूपी का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? वाह साहब। अच्छा तो मतलब आपकी माने तो ये पूरी तरीके से अफवाह है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। टोटल ये अफवाह भी किसकी? 2 कौड़ी के पोर्टल्स द्वारा उड़ाई गई एक अफवाह। जी। 2 कौड़ी के, जिसको मैं कहता हूं 2 कौड़ी के पोर्टल्स। एक एक बड़ा चैनल है जिसने बाकायदा इस पे डिबेट शो भी चलाया। और डिबेट सर, चैनल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ऑर्थर एली का एक उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है इवनिंग न्यूज। तो इवनिंग न्यूज कहते हैं उस जमाने में लिखा गया था जब देश के, विश्व के सभी टीवी चैनल्स पे शाम को 15 मिनट की न्यूज आती थी। न्यूज के लिए सिर्फ शाम के 15 मिनट फिक्स होते थे। आपको याद होगा हमारे दूरदर्शन में 15 मिनट की न्यूज इंग्लिश में आती थी, 15 मिनट की हिंदी में आती थी। अब उस 15 मिनट की न्यूज में ही पूरे देश और दुनिया की खबरों को समाहित करना होता था। तो हर खबर पे एक एक दो दो लाइन बोलते हुए बहुत अंतिम समय पे कुछ ऐसे न्यूज आ जाती थी कि एक बहुत बड़ी न्यूज को काटनी पड़ती थी, क्योंकि पूरे दुनिया और पूरे देश की सारे दिन की घटनाओं को 15 मिनट में समेटना होता था। तो सब उसके लिए वो बोलते थे कि दिस इज ट्राइंग दिस इज लाइक ट्राइंग टू पुट 10 pounds ऑफ शिट इनटू एन 8 pound बैग। अब सब उल्टा हो गया है। देयर इज हार्डली 1 ounce ऑफ शिट इन अ 10 pound बैग। एक खबर होती है और 24 घंटे चलानी होती है। तो साहब ऐसी फर्जी खबरें अगर नहीं चलाएंगे और ऐसी फर्जी अगर डिबेट्स नहीं कराएंगे तो 24 घंटे अब बीतेगा कैसे? तो ऐसी खबरें फर्जी चलाएंगे, प्रिंस को कभी गड्ढे में गिरा देंगे, कभी गड्ढे से निकाल लेंगे, राशिफल बताएंगे, चैनल टीवी सीरियल में क्या हुआ उस पे आधा घंटे का प्रोग्राम करेंगे कि आज फलानी औरत ने फलाने के कान में ये चुगली की। तब ये तो आपके न्यूज पोर्टल्स, न्यूज चैनल्स का स्टैंडर्ड रह गया है। तो वो अगर ऐसी फर्जी न्यूज पे 1 घंटे का डिस्कशन नहीं कराएंगे तो उनका 24 घंटे पास कैसे होगा? जी। उसके बाद ताबीज बेचेंगे, उसके बाद वो घुटनों पे लगाने वाला तेल बेचेंगे फर्जी। तो अब ऐसी फर्जी न्यूज चैनल्स के फर्जी डिस्कशंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, और हिंदुस्तान की पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, वो नहीं देती ध्यान। हाँ सर, तो सवाल अब ये मैं फाइनल पड़ाव की तरफ बढ़ता हूँ। अगर मान लीजिए ये जो कोविड को लेकर के जो सारी सिचुएशंस रही हैं अभी तक देश के अंदर, आप मतलब इंडिविजुअल में अगर आपकी राय जानना चाहूँ तो आप इसमें सरकार को अगर मैं कहूँ 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? तो कितना नंबर देना चाहेंगे? और सरकार की जो अभी तक के कार्यकलाप रहे हैं, जो भी क्रियान्वयन रहा योजनाओं का, उसको आप किस रूप में देखती है जो पूरा 2 साल का हमारा कोविड का समय दौर चला है? सर एक बात बताऊं भाई साहब, अगर आपने ठान लिया है कि आपको कुएं में कूदना है, ठान लिया आपने कि आपको तो कुएं में कूदना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। 140 करोड़ लोगों के
इस देश में कुछ लोगों ने ठान लिया था कि हमने कोई प्रिकॉशन नहीं लेना है। तो जब आप कोई प्रिकॉशन नहीं लेंगे, मतलब आप मास्क आपसे नहीं लगाया जाता, घर आपसे नहीं बैठा जाता, आप साबुन से हाथ तक नहीं अपना धो सकते, और आप वैक्सीनेशन आप लगवाएंगे नहीं, तो सरकार आपको बचा कैसे लेगी? आप बताइए ना। मुझे एक बात बताइए ना, आप कोई प्रिकॉशन नहीं लेंगे और सरकार आपको बचाए, ऐसा कैसे होगा सर? और एक बात बताऊं, बाकी देशों में 1 मिलियन पॉपुलेशन में 1500 कुछ डेथ्स का है, हिंदुस्तान में सिर्फ 145 डेथ हुई है। आई एम नॉट, मतलब मेरा आंकड़ा पकड़ मत लीजिएगा, लगभग इतना है। हिंदुस्तान में पर मिलियन सिर्फ 150 डेथ्स का आंकड़ा है। बाकी जो बहुत विकसित देश है ना, अमेरिका और जर्मनी जैसे, वहां 1500 का आंकड़ा है। आंकड़ा चेक कर लीजिए। द गवर्नमेंट हैज डन अ वेरी गुड जॉब इन इतने बड़े देश में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, जो एक प्रिकॉशन लेके नहीं राजी, उसमें भी भारत सरकार ने और हमारी राज्य सरकारों ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे कोविड वॉरियर्स ने सिर्फ 15-20 दिन के अंदर इतनी बड़ी महामारी को कंट्रोल कर लिया। मैं सरकार को और प्रत्येक राज्य सरकार को 10 में से 10 नंबर दूंगा। वी हैव डन अ कमेंडेबल जॉब। आगे बोलिए। जी सर, तो आज का हम बातचीत का सिलसिला यहाँ पे अब स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को अजीत सिंह जी से की गई ये बातचीत पसंद आई होगी, और हम आपसे एक वादा चाहते हैं कि आगे हम जब कभी भी आपको आमंत्रित करें, हमारे दर्शकों से आप वादा करिए कि आप आएंगे और इसी बेबाकी से आप हर मुद्दे को बारीकी से विश्लेषण करेंगे। थैंक यू सौरभ, थैंक यू वेरी मच। आगे फिर मिलते हैं जी। थैंक यू। तो हम अपने दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ किसी नए शो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.